कल नैनोमीटर के अंदर कोई फ्रीक्वेंसीज निकाली थी, ठीक है। तो उसमें देखो यूवी विजिबल क्या कर रहा था, आपका ट्रांजिशन कर रहा था ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में काम कर रहा था यूवी विजिबल। वो क्या कर रहा था, यूवी विजिबल आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहा था। फिर आईआर अपने बताया क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, ठीक है। माइक्रोवेव क्या करेगा, रोटेशन करेगा, और रेडियो क्या करेगा, न्यूक्लियर स्पीड ट्रांजिशन करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके अलग अलग इफेक्ट होते हैं अपनी अलग अलग वेव्स के। और सबसे आगे क्या बताया था मैंने, क्या कर देगा वहां पे, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन करने की वजह से थोड़े टाइम के बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इस वजह से, ठीक। इतना तो बेसिक अपन ने कल समझ लिया था, ठीक है। अपन पहला स्टार्ट करते हैं, मतलब उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस बेसिक समझ लेते हैं। वो क्या है अपना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। यूवी विजिबल में समझा था अपन ने, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि बेसिकली रेंज पूछी जाती है आपसे। तो स्टार्ट होगा वो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर हो जाएगा आपका यूवी, ठीक है। और 400 ऑनवर्ड्स नियरली 700 नैनोमीटर तक क्या चला जाएगा आपका विजिबल। तो अगर पूरा रेंज देखोगे तो 200 से 700 नैनोमीटर के बीच में इसका एक पूरा रेंज होता है, ठीक है। इतना हम लोग ने देखा था। फिर उसके बाद में हमने बात करी थी कि जो यूवी होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है यूवी विजिबल वाली, है ना, तो वो क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराते हैं। तो हमने एनर्जी ब्लॉक्स देखे थे अलग अलग, ठीक है। एनर्जी ब्लॉक से पढ़ा था। फिर अपन लोगों ने क्या क्या था, यहाँ पे सिग्मा था, पाई था, फिर एन था, फिर पाई स्टार था, और फिर कौन था आपका यहाँ पे सिग्मा स्टार। कौन कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन कर सकता है, उसका एक बेसिक एग्जाम्पल ये कि अगर एल्केन्स हुए, एल्केन्स का मतलब क्या हुआ आपका, जिनमें सब में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनको एल्केन्स कहते हैं। तो वो सिग्मा से सिग्मा स्टार तक ट्रांजिशन कर सकते हैं, समझे। अगर कार्बोनाइल्स हुए तो वो सिग्मा से पाई स्टार तक करेंगे। कार्बोनाइल्स मतलब बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड, ठीक है। अगर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुए, अनसैचुरेटेड मतलब कौन सा बॉन्ड मिलना चाहिए, कम से कम उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो कहाँ तक चले जाएंगे, पाई से पाई स्टार तक, ठीक है। अगर वो हैलोजन कंटेनिंग हुए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो फिर वो कहाँ तक जाएंगे, एन से, ठीक है। और अगर वो कार्बोनाइल्स का एक और कैटेगरी हुआ तो वो कहाँ जाएगा, एन से पाई से। तो कार्बोनाइल्स दो ट्रांजिशन दे सकते हैं बेसिकली, सिग्मा से पाई स्टार और एन से पाई स्टार, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ट्रांजिशंस हैं, है ना, जो जनरली कंपाउंड के हिसाब से यहाँ पे देखे जाते हैं। तो यूजुअली ये ट्रांजिशंस पता चल जाता है कि यार एल्केन से तो कहाँ तक ट्रांजिशन कर सकता है, कहाँ तक ट्रांजिशन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम मेजरली क्या लेते हैं, तो यहाँ से मेजरली कुछ इसके डेटाज होते हैं, है ना, डेटा पॉइंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे नैनोमीटर में दिया हुआ ना 170, 180, ठीक है, फिर 180, 190, 300। तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, वो तो बहुत यूजुअल सी बात है। जैसे अपन ने बताया था कि प्रोटीन कितने पे एब्जॉर्ब कर रहा था, 280 पे, 280 नैनोमीटर पे करता है प्रोटीन। और डीएनए कितने पे करता है, तो डीएनए करता है आपका 260 नैनोमीटर पे, ठीक है। ये अपन ने बेसिकली समझा था, ठीक है। अब बहुत ज्यादा केमिस्ट्री के उसमें तो तुम वो क्या ही देखो। अब इसमें होता क्या है, तो बेसिक सी चीज होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। किसी ने कहीं कहीं देखा हो तो, नहीं देखा हो तो मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ जिनको, कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अगर आप देखोगे, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर ये इमेज भी आप देखो तो आपने कहीं ना कहीं तो इसको देखा होगा, इस तरीके का दिखाई देता है, सबसे सिंपल वाला है, ठीक है। इस तरीके का ये क्या होता है आपका दिखाई देता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, है ना, कहीं कहीं आपने देखा होगा। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक चीज होती है कि इसके अंदर डलता है क्यूवेट। क्या डलता है यहाँ पे, क्यूवेट। अब क्यूवेट क्या होता है, तो आप सैंपल ऐसे तो रख नहीं दोगे कि ढोल दिया उसके अंदर, तो कोई चीज तो किसी चीज के अंदर सैंपल लोगे ना, तो जिस चीज के अंदर आप सैंपल लोगे उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे क्यूवेट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो कभी ऐसे टर्म आ जाए आपको वो तो कि बहुत कॉमन है। तो क्यूवेट मतलब क्या हुआ, एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप सैंपल लोगे। तो फिर क्यूवेट ही क्यों लेते हैं, तो क्यूवेट यूजुअली कैसा होता है, तो आपका स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। क्यूवेट का एक शेप फिक्स होता है। क्यूवेट ही क्यों लेते हैं, आप कोई बॉटल में रख दो छोटी सी, ऐसे क्यों नहीं करते, क्योंकि क्यूवेट का जो होता है ना, इसको कहते हैं, यहाँ से लेते हैं यहाँ तक का डिस्टेंस कहते हैं यहाँ पे क्या अपन पाथ लेंथ, क्या कहते हैं यहाँ पे इसको अपन पाथ लेंथ। तो हर क्यूवेट का ना पाथ लेंथ क्या हो जाता है यहाँ पे फिक्स। तो हमें पता होता है कि मैं कितने पाथ लेंथ का क्यूवेट ले रहा हूँ, कितना चौड़ा क्यूवेट ले रहा हूँ। तो जनरली 1 सेंटीमीटर का क्यूवेट आता है, ठीक है। तो क्यूवेट भी कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इनके हाथ में है, भैया के हाथ में,
क्यूवेट जो होता है वो कैसा होता है आपका, फिक्स वाला होता है, ठीक है। क्यूवेट, क्यूवेट ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। और इसका कैसा होता है, ये पाथलाइन जो होता है ना ये फिक्स होता है, हर क्यूवेट का पाथलाइन फिक्स होता है। तो कुछ 0.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई 0.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो हर का अलग अलग आता है। अब हम अपने अपने अकॉर्डिंग ये क्यूवेट यूज कर लेते हैं, है ना, जो भी हमें चाहिए वो हम इसके हिसाब से। अब क्यूवेट का मटेरियल जो होता है वो मेजरली कैसा होता है, तो देखो प्लास्टिक भी होता है, ग्लास भी होता है और क्वार्ट्ज भी होता है, ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास और क्वार्ट्ज, ठीक है। अलग अलग मटेरियल का आपको क्यूवेट बना हो सकता है। कब कब कौन सा यूज करेंगे, तो जब भी आपको विजिबल रेंज में करना है, विजिबल रेंज में आपको जब भी काम करना है तो यूजुअली आप प्लास्टिक ग्लास से काम चला लेते हो, ठीक है। पर जब भी आपको यूवी रेंज में काम करना होता है तो आप कौन सा लेते हो, क्वार्ट्ज लेते हो। क्या रीजन होता है कि क्वार्ट्ज जो होता है वो यूवी एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, बाकी मटेरियल कुछ अमाउंट पे यूवी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर उससे गलत रीडिंग आएगी ना, इसलिए क्या लेते हैं अपन यहाँ पे, क्वार्ट्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक, ग्लास और क्वार्ट्ज कुछ ऐसे सैंपल्स के बने होते हैं। विजिबल रेंज में यूजुअली अपन प्लास्टिक ग्लास यूज कर लेते हैं, यूवी के लिए यूजुअली क्या यूज करते हैं अपन, क्वार्ट्ज यूज करते हैं। क्वार्ट्ज जो होते हैं क्रिस्टल भी बने होते हैं, है ना, ठीक है। तो क्वार्ट्ज का यूज करते हैं, आपको कौन सा रेंज चाहिए, यहाँ पे यूवी रेंज चाहिए, ठीक है। यूवी रेंज कितना होता है आपका, तो 200 से 400 नैनोमीटर, याद ही कर रहा होगा, ठीक है। फिर कितना यूवी बताया था मैंने, 3 होता है, ए, बी और सी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिडल प्रॉपर्टी किसमें, सिडल मतलब मारने वाली, किलिंग प्रॉपर्टी किसमें होती है आपकी, यूवी बी में होती है। तो कई बार सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए आप लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा होगा ना, यूवी लाइट लगा के उसमें सामान रखते थे, है ना, कोरोना के टाइम पे देखा नहीं सुजल, है ना, देखा ही होगा। एक ऐसा डब्बा बनाया था, उसमें सामान रखते थे, यूवी से स्टरलाइज करते थे, तो बोलते थे आप ले जाओ सब सामान चाहिए, तो वो उसमें जो यूवी यूज करते थे वो कौन सा था आपका, यूजुअली यूवी बी, तो यूवी बी ही यूज करते थे। जहां भी अपन यूवी यूज करते हैं ना, यूवी अगर कभी यहाँ पे भी है, रूम में लगा हुआ है, या जो बच्चों को रखते हैं, बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे जिनको जॉइंटिस वगैरह हो जाता है ना, उनको कई बार कुछ देर के लिए यूवी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यूवी ट्रीटमेंट के रीजन मैंने 2 चीजें बताई थी, हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल कैसे था, एक तो क्या बना रहा था, हाँ लेमिनार फ्लो में भी यूवी भी होता है ना। तो बच्चों को कुछ कहते हैं ना, क्या विटामिन डी बनाता है ना, विटामिन डी बनाता है ना यूवी, तो वो बच्चे जिनको, तो यूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहते हैं कि जिन बच्चों को जॉइंटिस हो जाता है ना, पीलिया जिनको हो जाता है, उनको कहते हैं कि धूप दिखाना तो सही हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो धूप से यूवी मिलेगा तो डी का सिंथेसिस होगा और उनका फिर धीरे धीरे लिवर स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो होता है वो हमारी बॉडी में डी सिंथेसिस से भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यूवी विजिबल वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। तो इसमें कैसा होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसमें आपके एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे आपको उसको रखना होता है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है ना, क्यूवेट। अब 2 तरह के क्यूवेट अपन यूज करते हैं, तो बेसिक चीज समझ लो, बस बहुत ज्यादा डीप में तो आप कैसे समझोगे। देखो अब समझो कि एक चीज होती है रेफरेंस या ब्लैंक, इसको बोलते हैं, ठीक है, रेफरेंस या फिर क्या कहते हैं इसको अपन यहाँ पे, ब्लैंक। और एक होता है सैंपल, ठीक है, एक क्या होता है आपका, सैंपल, ठीक है। अब समझो कि आपने सैंपल क्या लिया, आपने सैंपल लिया, एक सैंपल है, इसमें आपने लिया वाटर प्लस अमीनो एसिड, ठीक है, क्या लिया, वाटर प्लस अमीनो एसिड। अब इस सैंपल के आर पार जब मैं लाइट निकालूंगी तो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा, और है ना, तो फिर आपको एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, मुझे तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आएगा। तो फिर हम रेफरेंस या ब्लैंक क्या लेते हैं, वो सॉल्वेंट जो आपने यूज करा है खाली। तो आप समझो वाटर ने एब्जॉर्ब करा 0.1 और आपकी रीडिंग आ गई 0.6, तो आपकी एक्चुअल रीडिंग कितनी हो गई, 5, समझ गए। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी हो गई आपकी, 0.5, तो बची 0.5 किसकी एब्जॉर्बेंस है, आपके अमीनो एसिड्स की, समझ में आया। तो रेफरेंस या ब्लैंक हम हमेशा कब लेते हैं, जब हम जो भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो क्या आपकी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको माइनस करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि हम समझ रहे इतनी अच्छी रीडिंग आ रही है, इतना सारा एब्जॉर्बेंस हो गया, मतलब बहुत सारा सैंपल है, पता चला कि
0.5 तो वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0.1, इसका मतलब ना के बराबर सैंपल है। तो मिनिमम अगर आपको पूछा जाए कि कितना, तो आप लिखना 0.1 मिनिमम एब्जॉर्बेंस होनी चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल जोन में आती है। ठीक है, एक्सेप्टेबल जोन में कब आएगी, जब मिनिमम कितनी एब्जॉर्बेंस होगी आपकी 0.1, तो वो एक्सेप्टेबल जोन में आएगी। नहीं ऐसे कैसे, अब तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। अगर मैं 1 ग्राम डालूंगी और एक में मैं 2 ग्राम डाल दूंगी, हाँ तो वो अपन स्टैंडर्ड लगा देते हैं ना, वो अपन पहले से स्टैंडर्ड लगा देते, भाई 1 ग्राम लिया है अपन ने और देख लिया कि भाई 1 ग्राम 0.5 एब्जॉर्ब करेगा, ये मुझे पता चल गया। अब 0.5 अगर एब्जॉर्बेंस आ गई तो मैं समझूंगी कि 1 ग्राम अमीनो एसिड हो सकता है। ठीक है, ऐसा है ना, तो वो स्टैंडर्ड से वो सब अपन ऑलरेडी लगा लगा के बता सकते हैं। ठीक है, वैसा बात, जैसे कि आप इसको बस ऐसा समझ लो कि मैंने आपको कोई एक नई चीज टेस्ट करने को दी, तो आप अगर आपको रेफरेंस टेस्ट पता है तो आप कहोगे ना कि खट्टा लग रहा है मीठा लग रहा है, तो खट्टा मीठा क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही कितना अमीनो एसिड आप स्टैंडर्ड लगा के पता लगा सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड का ग्राफ छोटा मोटा समझाया था जो आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो स्टैंडर्ड ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो याद रखना हमेशा ग्राफ में 2 एक्सिस, तो सभी को पता ही है ना, ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं आपके, 2 एक्सिस होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, मैं आपको एक और इक्वेशन भी समझा देती हूँ, उसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ इक्वेशन। ठीक है, उसके भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये होता है 0, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे वाई एक्सिस। हमेशा यहाँ से यहाँ जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, यहाँ से यहाँ जाओगे तो वैल्यू क्या होगी आपकी इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो भी वैल्यू क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो यहाँ तो हिमांशु फोन तो 2 दिन पहले लगाया था मुझे तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो मैं वही सोचती सोनाली हंस के रही है मैंने बोला अभी तो 20:30 हो गए, वाह तुम खुशी लाते हो क्लास में, है ना? एक सुजल जो पढ़ाई से खुश होता है, एक तुम जो क्लास में खुशी लाते हो ठीक है, देखो तो x पे क्या आता है यूजुअली, तो याद रखना हमेशा फिक्स्ड चीज होती है। x हमेशा फिक्स वैल्यू लेके चलता है जो ऑलरेडी आपको पता हो, और y हमेशा अननोन वैल्यू लेके चलता है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो x आपको पता है कि भाई आपने 1 ग्राम अमीनो एसिड लिया, आपने 2 ग्राम लिया, आपने 3 ग्राम लिया, आपने 4 ग्राम लिया। ठीक है, सोन जो भी ले लें। ठीक है, उसके बाद में y आपको पता है कितना आ गया भाई 0.5 हो गया, है ना, 0.3 कर देते हैं, 3 का डिफरेंस लेते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 3 6 9 1.2। ठीक है, ऐसे एब्जॉर्बेंस आपकी बढ़ती चले जाए। आपको पता है कि 1 ग्राम ने 0.3 एब्जॉर्ब करा, 2 ग्राम ने 0.6 करा, 3 ग्राम ने 9 करा, और 4 ग्राम ने कितना करा 1.2। तो क्या निकल के आती है आपकी लीनियर इक्वेशन निकल के आती है, एक लीनियर ग्राफ बन जाता है ना। अरे यार नहीं हो रहा, मत जाओ, है ना। ठीक है, कि पूजा भाई, है ना, ऐसे एक लीनियर इक्वेशन निकल आती है। तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ये पहले भी समझा दिया मैंने। इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। y मतलब क्या होता है, y एक्सिस, समझ गए। m क्या होता है, स्लोप। m क्या होता है आपका स्लोप। स्लोप मतलब ये जितना भी ऐसे टेढ़ा है, ठीक है, उसका वैल्यू निकल आता है। प्लस x क्या होता है आपका x एक्सिस, और c क्या होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन y, इंटरसेप्ट ऑन y। ठीक है, समझ गए, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब कई बार क्या करते हैं, आपको ये इक्वेशन की वैल्यूज दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितनी है कंपाउंड की। आपको पूरा ग्राफ बना के नहीं देंगे, तो 2 चीजें हो सकती है। पहले ऐसे ले लेते हैं, अब समझो कि किसी अननोन सैंपल का लिया, उसकी रीडिंग आ गई आपकी 0.8। अननोन की रीडिंग कितनी आ गई 0.8। ठीक है, कहाँ प्लॉट करोगे इसको, 6 और 9 के बीच में, रफली इसके पास में, है ना, यहाँ पे करूँ रफली। अब उसको यहाँ से यहाँ ड्रॉप करोगे तो कितना वैल्यू आएगा,
2.67 के आसपास है ना, थोड़ा ज्यादा ही जाएगा रफली, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समथिंग समथिंग चल रहा है, अभी तो अपने फिक्स नहीं है। फिक्स वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है, आप इस इक्वेशन को आपको पता चल जाता है। अब सेम चीज आप रखना इस इक्वेशन में, भाई की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है, कितनी दी अननोन सैंपल की, भाई की वैल्यू कितनी दी, 0.8 दी ना, एब्जॉर्बेंस था ना भाई, तो कितना आ गया 0.8। भाई इसी ग्राफ से m निकल जाता है, मैंने बोल दिया स्लोप है 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कुछ भी वैल्यू ले लो, ठीक है। और x आपको निकालना है, क्योंकि 0 पॉइंट पे कितना x होगा मुझे तो पता ही नहीं है, ठीक है। और c भी मैंने दे दिया, इंटरसेप्ट दे दिया 0.2। अब आप इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो, कौन सी निकालो। हाँ, तो 0.6 क्या आया आपका, x है, तो ग्राम में वैल्यू आएगी, है ना। तो अभी तो मैंने रैंडम वैल्यू लिए इसलिए बोल रही हूँ, तो कितना है जैसे आपको 0.6 ग्राम, तो कितना अमीनो एसिड है 0.8 एब्जॉर्बेंस पे 0.6 ग्राम पर ml, जो भी आपने यूनिट यहाँ पे ली है ना, ठीक है। तो इतना अमीनो एसिड अपना आ गया। अननोन से आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, तो बार बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादा एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन जो होती है ये पता चल जाती है। तो स्टैंडर्ड इसी को भी स्टैंडर्ड कहते हैं, ओके, ठीक है। तो ऐसे करके आप अलग अलग अमीनो एसिड का निकाल सकते हैं, है ना। तो अब प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन के स्टैंडर्ड की बात करते हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन का स्टैंडर्ड जो होता है तो किसका बनाओगे, ढेर प्रोटीन आपके पास, तो क्या हर प्रोटीन का अलग अलग स्टैंडर्ड बनाने बैठोगे, हीमोग्लोबिन का अलग बनाओगे, मायोग्लोबिन का अलग बनाओगे, कितना बनाओगे। तो स्टैंडर्ड प्रोटीन लेते हैं आपका बीएसए। बीएसए क्या होता है, बोविन सीरम एल्बुमिन, ठीक है, मतलब गाय के खून से निकला हुआ जो एल्बुमिन होता है, ठीक है, सीधी सीधी भाषा में है। एम की बात, हाँ ई भी लगा, अच्छा ये बोवाइन है, हाँ बोवाइन सीरम एल्बुमिन, ठीक है, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटीन के लिए लिया जाता है, मतलब अगर आपको प्रोटीन का स्टैंडर्ड बनाना है ना, तो आप कौन सा प्रोटीन लोगे, बीएसए, ठीक है। हाँ, ये क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इजी डिग्रेड नहीं होता और बहुत स्टेबल रहता है। तो जब आप बनाओगे ना, जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा नहीं होगा प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, वरना ऐसा होगा कि हीमोग्लोबिन प्रोसेस उल्टा ये भी होता है कि महंगा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई स्टैंडर्ड इतना महंगा हो गया, सैंपल लगा रहे हैं उससे महंगा स्टैंडर्ड पड़ गया, सैंपल 200 रुपए का लग रहा है, स्टैंडर्ड 4000 रुपए का लग रहा है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इजीली अवेलेबल हो, इजीली बनाया जा सके। हाँ यही तो ऐसा कह रही हूँ कि हर प्रोटीन का स्टैंडर्ड आप बनाने नहीं बैठ सकते। अगर आप हीमोग्लोबिन का बनाओ अलग, फिर इसका बनाओ अलग, मायोग्लोबिन का अलग बनाओ, सबका अगर अलग अलग बनाने बैठोगे तो आप एक जनरल कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल पाओगे। हम बहुत स्पेसिफिक कब जाते हैं, जब हम बहुत हाई लेवल का रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जब बहुत बेसिक जनरल पता करना है कि भाई इसके अंदर कितना प्रोटीन होगा, हाँ पर अमीनो एसिड तो वही होता है ना। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन को अपन जरूरी ले रहे हैं कि भाई 1 ग्राम अपन ने ले लिया, फिर 2 ग्राम इसका ले लिया, तो कितना किसका कितना आ रहा है, साइज रफली 60-70 किलो डाल्टन के आसपास ही होता है, ठीक है। तो इसलिए होता है कि डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता ये, बट ये एक स्टैंडर्ड इसलिए मानते हैं क्योंकि मोस्टली प्रोटीन का इससे मैच कर जाता है, इसीलिए, ठीक है। मोस्टली प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इससे मैच करता है, ठीक है, इसीलिए अपन बीएसए को ले लेते हैं, है ना। पर आपको जब बहुत ऐसे स्पेसिफिक करना है तो आप अपना लाइसलाइन का जैसे लाइसलाइन पे करना है, तो आप फिर उसका स्टैंडर्ड बना के काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी होगी, ठीक है। बट इन जनरल अगर आपसे पूछा है कि कौन सा स्टैंडर्ड लेते हैं तो बीएसए लिया जाता है, ठीक है, क्या लेते हैं तो फिर बीएसए लिया जाता है, ठीक है। चलो, तो बीएसए रफली 60 किलो डाल्टन के आसपास होता है, नियरली 60 किलो डाल्टन। अब सबको मॉलिक्यूलर वेट वगैरह पता है ना। एक बार ओवरव्यू दूं, ऊपर नहीं, ये नहीं ऊपर देखो ऊपर से देखो, ये देखो दिखा, कल यूवी विजुअल पढ़ाए थे हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाए थे, उसकी बात कर रहे थे क्या होता है, तो कैसे होता है। पढ़ाने वाले खत्म हो गया भाई, क्रोमेटोग्राफी खत्म, सॉरी वो सर्कुलर टाइप
सर्कुलर डायक्रोजन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हिस्सा है, वो एक बार पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये पढ़ाया क्या है पढ़ा ना। रहे हो अभी आप? यूवी विजिबल एक एक करके चालू करेंगे ना। Absorbance. ए इक्वल्स टू एप्सिलॉन सीएल की हम लोगों ने बात करी थी। हाँ हाँ, ये हमने एक बार पढ़ा था, ठीक है। इससे भी कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। तो कंसंट्रेशन अगर इससे निकालना है, मान लो इससे, आपको नहीं बनाना स्टैंडर्ड। अब ये जो तुम बात बोल रहे हो ना कि अपन हर एक का स्टैंडर्ड बनाए, नहीं बनाना हमको स्टैंडर्ड, ठीक है, नहीं है हमारे पास। तो आप क्या करो, उसका एप्सिलॉन निकालो। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं अपन? मोलर एक्सटिंक्शन, Coefficient. हाँ, एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट। Coefficient. अगर प्रोटीन की बात करोगे तो इट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन अमीनो एसिड। अब मैं आपको सिंगल लेटर कोड पढ़ा चुकी हूँ कई बार, ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए बस लिखूंगी मैं। इन लोगों ने भी पढ़ाई है एक आध बार तो, ठीक है। तो W होता है ट्रिप्टोफैन और Y होता है आपका टायरोसिन, ठीक है, ये होता है आपका टायरोसिन, ठीक है। तो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट से भी निकाल सकते हो, नहीं निकालना अपने को स्टैंडर्ड, तो A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। एब्जॉर्बेंस आपको पता चल गई, A क्या होता है यहाँ पे? एब्जॉर्बेंस। एप्सिलॉन क्या होता है यहाँ पे? मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। C क्या होता है यहाँ पे? कंसंट्रेशन। और L क्या होता है यहाँ पे? पाथ लेंथ। L क्या होता है? पाथ लेंथ। कंसंट्रेशन मोलर में आएगी, पाथ लेंथ सेंटीमीटर में आएगा, और एप्सिलॉन जो है वो आएगा आपका पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे आप निकाल सकते हो किसी भी प्रोटीन का। अब देखो, मान लो आपको एक प्रोटीन दे दिया कि भाई उसकी एब्जॉर्बेंस आ गई 0.2, उसका एप्सिलॉन दे दिया आपको 4000, कंसंट्रेशन आपको निकालना है, और पाथ लेंथ दे दी आपको 0.5 सेंटीमीटर। तो इसका कंसंट्रेशन बता दो कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, है ना। तो यूजुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल अबाउट की हाँ, पूरा डिटेक्शन के आसपास होता है। इतना डिफिकल्ट नहीं, फटाफट करो। ये हो गया 0.2, 4000 इंटू C इंटू 0.5, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.5, हाँ जितना भी आ रहा है तो मैंने कराएंगे। 4000 इक्वल टू कंसंट्रेशन, इसे कैंसिल, 5 4 20 हो जाएगा, और बढ़ जाएगा 1001 के समथिंग 1 इंटू 10⁻⁻⁴ के आसपास आ रहा है। पॉइंट में भी आ सकता है। मोलर पॉइंट में कर दो 0.0001 मोलर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। मोलर मिली मोलर में भी आंसर आ सकता है ना, ठीक है। तो ऐसे भी आपको निकालने को आ सकते हैं। तो दोनों तरीके समझ में आ गए कैसे कंसंट्रेशन निकालने को आएगा यूवी विजिबल में। अगर आया भी तो एक आएगा ग्राफ के बेसिस पे, एक आ सकता है लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे, और तीसरा आ सकता है आपका A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL, जिसमें अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं बनाना है तो फिर आप उसका मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट निकाल लो, ठीक है। और प्रोटीन की बात करोगे तो इस पे डिपेंड करेगा, और DNA की बात करोगे तो नाइट्रोजनस बेसिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो एब्जॉर्ब कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। नाइट्रोजनस बेसिस एब्जॉर्ब करते हैं डीएनए में, कितने पे एब्जॉर्ब करता है डीएनए? हाँ 260 पे। कितने पे करता है? 260 पे। आरएनए भी कितने पे करता है? रफली 260 पे करता है, ठीक है। कहीं कहीं 230 भी मिल जाएगा आपको, तो 230 से 260 के बीच में आरएनए भी कर लेता है, ठीक है। प्यूरिटी वगैरह रेशियो समझा दिया था कैसे होता है क्या होता है। तो यूवी विजिबल तो बहुत एक बेसिक सी यही वाली चीज है कि एब्जॉर्बेंस करेगा, ट्रांजिशन करेगा। फिर ये कुछ क्वेश्चन है जिससे बता देंगे कि कैसे कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने एक बार समझ लिया, अपन उधर समझ जाएंगे। अब अपन आते हैं किसके ऊपर? आईआर के ऊपर, ठीक है। अब ये बहुत काम की चीज है आपकी, ठीक है। वो क्या है आपकी? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर ने अपन लोगों ने रफली समझ लिया था कि आईआर जो होता है वो 700 के ऊपर जाएगा और कितने तक रहेगा? 1400 तक रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोलते हैं? 700 वाले को बोलते हैं नियर आईआर, और 1400 वाले को बोलते हैं फार आईआर, ठीक है। जैसे यूवी में होता है ना नियर यूवी, फार यूवी, तो 700 वाला कैसा होता है? नियर आईआर, और 1400 वाला कौन सा होता है? फार आईआर, दूर वाला, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? बेसिक चीज है भाई, किस तरीके का कंफर्मेशन चेंज आ रहा था आईआर?
वाइब्रेशनल। Vibrational। वाइब्रेशनल मतलब कि जैसे आईआर चालू करोगे मॉलिक्यूल घबराना चपकपाना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर वो सारे रिस्पॉन्स चालू होंगे आपकी रीडिंग आना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल स्टिमुलस है, मॉलिक्यूल को दोगे वो रिस्पॉन्स करेगा और इंस्ट्रूमेंट उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। इतना बेसिक सा चीज होता है बोलने के लिए, पर होने के लिए बहुत कुछ होता है ना। तो आईआर में होगा क्या ये देखो। तो आईआर में रेंज अपन ने बताया था ऑलरेडी, है ना, ठीक है। ये सेंटीमीटर में बता रहे हैं, आप सेंटीमीटर में सोचो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो तो अगर सेंटीमीटर में याद करोगे तो नैनोमीटर में अपन ने कर लिया था 700 से 1400 के आसपास। इसको सेंटीमीटर या माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो रफली रफली ऐसा ऐसा आता है, ठीक है। तो एक होता है नियर आईआर, एक होता है मिडिल आईआर और एक होता है क्या आपका फार आईआर, ठीक है। सेंटीमीटर में उल्टा चला जाएगा, नैनोमीटर छोटा होता है ना, सेंटीमीटर बड़ा होता है, उसमें उल्टा चला जाएगा, ठीक है। तो 1200 से 4000 कैसा होता है आपका नियर आईआर। यूनिट का ध्यान देना आप लोग प्लीज, है ना। सेंटीमीटर इनवर्स लिखा है, नैनोमीटर नहीं लिखा है। वो तो कन्वर्जन आएगा तो हो जाएगा। हाँ तो तुम याद ही कर लो भले कि 1200 से 4000 होता है नियर आईआर, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या डिटरमाइन हो सकता है, एरोमेटिक अमाइंस, प्रोटीन, फैट, मॉइस्चर और ऑयल कंटेंट, ठीक है। नियर आईआर में क्या क्या पता चलेगा, प्रोटीन, फैट, मॉइस्चर और ऑयल कंटेंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको आप वैसे समझो, फॉरेंसिक्स में समझो, तो क्या कर लोगे इसका। तो कई बार मटेरियल के ऊपर आपने देखे होंगे कि फ्रेग्रेंस होता है या कोई केमिकल रह जाता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आईआर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कोई केमिकल, मान लो आपको ऑन स्पॉट कोई केमिकल मिल गया, है ना, क्राइम सीन पे, और केमिकल आपको पहचानना है क्या है, तो चखोगे तो नहीं, क्या टेस्ट करके देख लेते हैं, है ना। तो उसमें आप इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या लगाओगे, तो या तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री या जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये सब तरीके लगा के पता करोगे कि वो क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई करोगे लगभग लगभग कि क्या हो सकता है, ठीक है। ओके हिमांशु, ये चलो। तो नियर आईआर समझ में आ गया आपको। नियर आईआर कितना होगा, 1200 से 4000। क्या डिटेक्ट कर पाओगे, एरोमेटिक अमीन्स वगैरह, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका मिडिल आईआर, ठीक है। मिडिल आईआर आएगा 4000 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल और रोटेशनल रीजन, इसको कहा जाता है ना। ये डिवाइड होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी और फिंगरप्रिंटिंग रीजन, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब ये जो मिडिल आईआर होता है ना, ये बहुत काम की चीज होती है। यहाँ से डिवाइड होता है क्या, ग्रुप फ्रीक्वेंसी और फिंगरप्रिंटिंग रीजन, ठीक है। अब आप सबको अगर मैं देखूं तो हो तो आप सब ह्यूमन ही, पर अब अगर आप लोगों का फेस छुपा दिया और सबकी बॉडी सेम हो तो पहचान पाओगे क्या, नहीं। तो आप में यूनिक क्या है, आपका फेस है, ठीक है। फेस ही थोड़ा बहुत कैसा है, वेरी कर रहा है, उसी से पता चल रहा है कि आप अलग अलग लोग। अब फिंगरप्रिंटिंग रीजन कैसा होता है, हर मॉलिक्यूल का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट, जैसे हमारे थंबप्रिंट होते हैं कितने यूनिक होते हैं, सबके अंगूठे के अलग अलग है, सेम नहीं होंगे। वैसे ही हर मॉलिक्यूल का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। फिंगरप्रिंट मतलब यूनिक वाइब्रेशन, ठीक है। एक यूनिक क्या होता है, वाइब्रेशन। जैसे कि अगर समझो कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन से तो अलग वाइब्रेट करेगा, और कार्बन अगर 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो अलग वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अगर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं तो अलग वाइब्रेशन आएगा, और अगर कार्बन के पास में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो अलग वाइब्रेशन आएगा। तो हर मॉलिक्यूल का अपना अपना एक अलग वाइब्रेशन होता है, यूनिक वाइब्रेशन। एंड दैट यूनिक वाइब्रेशन कहाँ पता किया जाता है, आपके फिंगरप्रिंटिंग रीजन में पता किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि फिंगरप्रिंटिंग रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कहाँ से कहाँ तक होता है, 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से 667 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको उल्टा नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना, 1500 से 667 ही लिखना, ठीक है ना। यहाँ होता है आपका कौन सा, फिंगरप्रिंटिंग, ये यूनिक होता है। और ये होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पे पता होता है कि कहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, कहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा, कहाँ पे कार्बन कार्बन मिलेगा, ठीक है। ये हमारा पता होता है कि ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कौन सी कहाँ आएगी। और ये होता है यूनिक, उसको भी पहचानना। जैसे जैसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी बताती है कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन है, बॉन्ड में है, पर अब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये कहाँ पता चल जाएगा आपको, फिंगरप्रिंटिंग, वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस, यूनिक वाइब्रेशंस, ठीक है। तुम वाइब्रेट बोन्स ही करते हो, बोन्स, बोन बोन बॉन्ड, बॉन्ड ही तो वाइब्रेट करते हैं। मॉलिक्यूल किसे एक लगा आपका हिमांशु, बॉन्ड ही वाइब्रेट करेगा भाई, बॉन्ड ही पता कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जैसे अगर CHO है
तो अलग वाइब्रेशन होगा, और COOH वो तो तो अलग होगा, बट होगा कैसे? नहीं, कैसे वाइब्रेशन इसको? अरे IR रेडिएशन एनर्जी, कल इतनी कहानी गाई हाँ मैंने। हाँ हाँ, एक पूरी लाइब्रेरी होती है, इसकी भी एक पूरी लाइब्रेरी होती है, जैसे हमारी लाइब्रेरी होती है ना, वैसे इसकी क्या होती है पूरी ऐसे एक्सप्रेशन देता है ये हिमांशु, इसकी भी एक अपनी पूरी लाइब्रेरी होती है जिससे आप कंपेयर कर सकते हो, है ना, कंपैरिजन कर सकते हो कि अच्छा ये ऐसा एडिशन दे रहा है तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका और लास्ट होता है आपका फार यूवी और फार IR, सॉरी फार IR जो होता है वो किस में काम आता है, बेसिकली आपका इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के इसमें काम में आता है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव होता है चेंजेस में, ओवरऑल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जो वेरी करते हैं, तो फार IR से आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पता लगा सकते हैं, ठीक, क्लियर है ना। तो ये कहाँ आएगा आपका फार IR में। तो इसलिए IR के कितने रीजन होते हैं आपके, 3 रीजन होते हैं, नियर, मिड और फार। मेजर ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड कहाँ पहचाने जाते हैं, मिड में। IR नियर IR में प्रोटीन, फैट, ऑयल ये सब पता चल जाएगा, और इधर फार में आओगे तो ये आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे वाइब्रेट करते हैं वो दिखा देते जरा हिमांशु को। देखो मैंने बताया था 2 तरीके का देगा, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। वाइब्रेशन 2 तरीके का देता है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग देता है। अब कुछ भी हो सकता है ना वाइब्रेशन में, देखो स्ट्रेचिंग ऐसे फैल जाएगा, ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे फैलेगा, तो जब वो ऐसे ऐसे करेगा कंटिन्यूअसली तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा ना, इलास्टिक को ऐसे ऐसे करेगा तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा। बस उसी वाइब्रेशन को कहाँ डिटेक्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पे डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो लाइट की वजह से आया, IR की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ उसको डिटेक्ट कर लेगा आपका, ठीक है। जैसे वो समझ गए ना, जिम में मशीन होती है ना, ऐसे 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 वाइब्रेट करता है। हाँ ठीक है, जैसे मान चलो जिम के एग्जांपल याद आता है, ये होता है बेंडिंग, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि एक होती है सिमेट्रिकल, एक होती है एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल हुई तो पहचान में नहीं आएगा क्योंकि बराबरी से कर रहे हैं, और अगर एसिमेट्रिकल हुई तो क्योंकि अनइक्वल कर रहे हैं ना तो वाइब्रेशन ज्यादा क्रिएट होगी एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कम IR, इसको कहते हैं IR सेंसिटिव कह लो, IR पॉजिटिव कह लो, तो ये IR पॉजिटिव नहीं होती, ये IR नेगेटिव होता है, ठीक है। जबकि जो एसिमेट्रिकल क्रिएट करेंगे वो कैसे होते हैं, IR पॉजिटिव, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल कैसा हो सकता है। अब बेंडिंग में क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेचिंग तो समझ गए, खिंचाएंगे बॉन्ड। बेंडिंग में कैसा होगा, रॉकिंग, ऐसे ऐसे रॉकिंग, ठीक है। फिर ट्विस्टिंग हो सकता है, मतलब ऐसे टर्निंग, ट्विस्टिंग। फिर सीजरिंग, मतलब ऐसे होता है सीजर, ठीक है। और वैगिंग, ठीक है। ऐसे कुछ अलग अलग मूवमेंट होते हैं जो किसके अंदर आते हैं, आपके बेंडिंग के अंदर आते हैं। तो अलग अलग मॉलिक्यूल इसमें से कोई भी तरीके का वाइब्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग मतलब रॉकिंग हो सकते हैं, रॉक में ऐसे ऐसे हिलते हैं। फिर ट्विस्टिंग हो सकता है, फिर सीजरिंग हो सकता है, फिर वैगिंग हो सकता है, ठीक है। वैसे अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं आपके, ये बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर दिखते हैं, ठीक है। और यहीं से पता चलता है आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके, ये देख लो, मैंने आपको CO2 AO2 में समझाया था हालांकि, ठीक है। HCl है, जैसे HCl है तो 2 ही मॉलिक्यूल है यहाँ पे, है ना, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, उतना ही है बस, इससे तो क्या है, कुछ भी नहीं है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन है। तो इसमें कुछ एक मोड होता है 1-4, कुछ सिमेट्री वगैरह होता है, वो पूरा केमिकल कंपाउंड से रूल होता है, वाइब्रेशन मोड, ठीक है। ये तो कहाँ से निकालते हैं इसको अपन, डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है। एक वैल्यू निकलती है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, उससे पता चलता है कि मॉलिक्यूल कैसा मूवमेंट कर रहा होगा, और ऐसे ही करके पूरा फिंगरप्रिंटिंग रीजन में सब डिटेक्ट करा जाता है, ठीक है। तो उतना डीप जाओगे तो भी कैलकुलेशन की हमें आवश्यकता होती नहीं है, हाँ करना है तुमको, मानचू तुमको देती हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, IR का एक सोर्स होगा, आपका सैंपल होगा, और जो ट्रांसमिटेड लाइट आएगी वो क्या चली जाएगी, डिटेक्टर से डिटेक्ट, ठीक है, कि क्या हुआ है, क्या फ्रीक्वेंसी सही है, और इस तरीके का स्पेक्ट्रा आपको दिखाई देता है, ठीक है। इस तरीके का स्पेक्ट्रा दिखाई देता है ना। तो अगर एब्जॉर्प्शन मोड में देखोगे तो ऐसा स्पेक्ट्रा आएगा, और अगर ट्रांसमिटेंस मोड में देखोगे तो ऐसा स्पेक्ट्रा। तो अगर ऐसा स्पेक्ट्रा आ रहा है तो ये क्या है आपका ट्रांसमिटेंस वाला, और ये कैसा है आपका एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे फिर परसेंट ट्रांसमिशन आ जाएगा,
ट्रांसमिशन तो कम हो जाएगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी तो, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो ऐसे बनते हैं और एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो आपके ऐसे। पर ये जो पॉइंट होते हैं ना इसको कहते हैं पीक। क्या कहते हैं इसको अपन? पीक, चोटी। दिख रहा है पहाड़ जैसा पीक। जितना ये शार्प होगा उतना अच्छा मॉलिक्यूल होता है, प्यूरिफाइड मॉलिक्यूल। और अगर ये पीक ऐसे के बदले ऐसे हो गई, ऐसे आ गई, इसका मतलब 5-6 मॉलिक्यूल एक साथ है, वो सेपरेट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। 5-6 मॉलिक्यूल एक साथ वो सेपरेट ही नहीं कर पा रहा, प्यूरिफाइड ही नहीं है वो, ठीक है। तो पीक आना बहुत जरूरी है। अगर पीक आता है इसका मतलब बहुत अच्छा डेटा आपको निकल के आया, ठीक है। क्लियर? समझ गए? आईआर बेसिक क्या होता है अपना, बस ये क्लासिफिकेशन है आईआर बैंड से। ये सारी चीजें बता ये वीक है, ये मीडियम है, और ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग। जितनी ऊंची पीक है उतना अच्छा है, वो तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हाँ, आईआर एक्स एक्सिस पे रहेगी ना। आईआर क्या है? हाँ आईआर का है। लगा आईआर क्या है कुछ। मेरे को नहीं लगा आईआर क्या है, मैंने कहा आईआर एक्स एक्सिस पे रहेगा। चलो, हाँ, सिर्फ पोलर बॉन्ड जो होते हैं वही आईआर एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो कि हाँ ये कर पाए। बाकी इतना केमिस्ट्री मुझसे पूछना मत, मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। इतना भयानक मत ज्यादा। सिग्मा पाई बस उतना ही बता पाऊंगी मैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिया है कि जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग होता है ना, जैसे वो कार्बन हाइड्रोजन है तो इनका मास अलग अलग है तो वाइब्रेशन अलग अलग करेंगे। कार्बन है तो वाइब्रेशन अलग करेंगे, और तो अपने अपने मास के हिसाब से इनका वाइब्रेशन भी बदल जाता है। इससे क्वेश्चन ये कैसे आएंगे? इससे क्वेश्चन जो आते हैं वो यही आते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग रीजन क्या होता है, वो क्या डिटेक्ट करने में काम करता है, कौन सा कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज होता है। दूसरा आता है अगर आपको किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप पता करना है, केमिकल नेचर पता करना है, तो आप कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाओगे? आईआर लगाओगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाओगे? सुजल, अगर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है अपने को तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाएंगे? सुजल, हाँ। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो हाँ बताओ तो जरा। यूवी, नेक्स्ट क्लास। अरे गलत बता दिया तुमको। मैम इनकी टाइपिंग सुधार, आपका इंटेंट कैसा है? बताओ तुम यार, ठीक है। तुम ये बताओ मेरे को, यूवी और यूवी कैसा इफेक्ट देता है? ट्रांजिशन देता है, रोटेशनल देता है, वाइब्रेशनल देता है। तुम पता है तुम बैकग्राउंड म्यूजिक जो देना चालू करते हो ना, काम मेरा वही है। हाँ बढ़िया 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 हिमांशु। चलो अब आता है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत एनएमआर ले लेते हैं। एनएमआर क्या होता है आपका? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। तो जब आपको स्ट्रक्चर पता करना हो, क्या पता करना हो? जब आपको स्ट्रक्चर, तो फिर आप क्या यूज करते हो? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हो, ठीक है। जब स्ट्रक्चर पता करना हो तो क्या यूज करते हो? आगे बढ़ा आगे लो आते मेंबरशिप खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? गॉन। क्या गॉन? क्लास चली गई? नहीं तो हमारा हो गया। हाँ तो बहुत बढ़िया, मेरे पीस। ये तो बहुत खुशखबरी है।
तुमने एक साल में तुमने 2 दूसरी बार सिलेबस खत्म करे, तुमने वो भी पूरा नहीं किया। मतलब तुम समझ रहे हो हिमांशु? हिमांशु हाँ। और कितने ताने मारोगे तुम? 3 बार पढ़ा था ना सिलेबस के साथ। 3 बार भी तुमने खत्म नहीं किया। चलो बस और दो, और क्या सुनना है तुमको? मैं मेरे पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ रहा था। तुम्हारा पोटेंशियल इतना एक कम आधा है घंटे का कैसे? 5-10 मिनट बैठता। 2 घंटे बैठे। चलो मैं समझी नहीं, बोलो क्या? अभी मैंने बताया ना कि बॉन्ड गैसेस से फंक्शनल ग्रुप कैसे बताएगा। तो हर मॉलिक्यूलर वेट का अपना अपना अलग क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, है ना। तो अगर देखो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, ऐसे समझो, तो दोनों कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड से बड़ी होती है ना। तो अगर डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, तो वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से क्या होता है आपका, ये पूरा रेगुलेट होता है। सही तो है, हम तो सही कर रहे हैं। ये भी याद आएगा क्वेश्चन आगे। वाले टाइम पर। ठीक है, इसकी बातें बताइए। चलो अब करते हैं अपन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। काम की चीजें, फुल फॉर्म है आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉमनली रिफर्ड टू एज एनएमआर। ये क्या टेक्निक हो गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियस यूज करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, बहुत बेसिक से प्रिंसिपल समझोगे अगर आप। तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो 2 तरीके की रोटेशन देता है, मतलब +1/2 और -1/2। ठीक है, ऐसे एक रोटेशन देता है। अब मैं उतना केमिस्ट्री में नहीं, मुझे जितना है तो इतना बता रही हूँ तुमको मैं। ठीक है, अब बेसिकली कैसे ये काम करता है, तो देखो मैंने वही बताया कि रोटेशन कैसा देगा, वो 1/2 रोटेशन देता है जनरल। तो अगर ऑड मास न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो उनका फंक्शनल स्पिन कितना होता है, 1/2। और अगर इवन मास के होते हैं तो उनका स्पिन कितना होता है, 1। ठीक है, अगर ऑड मास है, जितने का भी ऑड मास है, तो स्पिन कितना होगा, 1/2। और इवन मासेस हैं तो कितना होगा, 1। अब ऑड में 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है और 5/2, है ना। 2-3 तरह के मॉलिक्यूल है, उनका अलग अलग रोटेशन होता है, वो एक बार देख लो। मेजरली ऑड वालों का थोड़ा थोड़ा सा वेरी करेगा। तो जैसे मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, कार्बन, ये क्या कहते हैं, फ्लोरीन और नहीं फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस। ठीक है, ये आपका बोरॉन, सल्फर और ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ये वाले लोग हैं, तो इनका 3/2 रोटेशन है, इसका कितना है, 5/2 है। और यूजुअली अपन जो एनएमआर लगाते हैं वो लगाते हैं प्रोटॉन एनएमआर। प्रोटॉन कौन से एनएमआर लगाते हैं, प्रोटॉन एनएमआर। ठीक है, तो यूजुअली अगर वो लगाते हैं तो उसका कितना होता है, 1/2 रोटेशन होता है। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो कि किस मॉलिक्यूल का कितना रोटेशन होता है। तो ऑड नंबर होगा तो वेरी करेगा, और इवन नंबर अगर होगा तो यूजुअली कितना निकल के आएगा आपका, 1 निकल कर आएगा। ठीक है, और भी है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन और सल्फर हुआ तो फिर कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 0 निकल के आएगा। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हुआ तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये जो रोटेशन है वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत क्या करता है, आपका वेरी करता है। मुझसे प्लीज ये मत पूछना कि कैसे कहाँ से आया ये, आई एम नॉट इनटू इतना केमिस्ट्री, बट मैं तुमको बेसिक चीज मैं तुमको भी बायोलॉजी समझा रही हूँ। ठीक है, वहां आते हो अपन। ठीक है, केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो कब से। हाँ, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, एनएमआर क्या है आपका, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। अब इसमें क्या होगा कि स्पिन जो होती है ना, एनएमआर कैसे काम करता है, देखो। जो न्यूक्लियर स्पिन होती है, किसी की भी जो न्यूक्लियर स्पिन होती है, वो दो तरीके की होती है। अभी तो स्पिन रैंडम चल रही है, ठीक है, तो या तो स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर जाएगी, या फिर स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट चली जाएगी। ठीक है, स्पिन 2 तरीके का होगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर लेगा या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। वहीं से जनरेट होता है आपका वही 1/2 माइनस +1/2 -1/2 वैसा प्लस माइनस। तो बता दो कहाँ परफॉर्म होता है, कहाँ परफॉर्म होता है, इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ये ऐसा कैसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबक के बीच में, चुंबक के ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ा सा। ठीक है, बहुत यूजुअली इसको सब जगह लगा नहीं सकते हो आप, है ना। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का टाइप होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करता है किसी भी मॉलिक्यूल की। ठीक है ना, धन्यवाद। ओके,
और अल्ट्रा हाई फील्ड मतलब इतना मैग्नेटिक का वो यूज करेगा। और इसमें किस बेसिस को यूज करेगा आपका, तो मैग्नेटिक रोटेशन को यूज करेगा, मॉलिक्यूल के रोटेशन को यूज करेगा। ठीक है, हाँ क्या बोला, वाटर का रोटेशन इलेक्ट्रॉन स्पिन पे काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इतने कुछ नया बोला मैं तुम समझ गए क्या? इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे ये काम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन पे काम पढ़ाई गलत टॉपिक है सब है, क्वेश्चन करवाओ इसी से आएगा। चुप हो जाओ, इसकी बात कराती हूँ क्वेश्चन। तो देखो न्यूक्लियर स्पिन जो होता है यूजुअली रैंडम अगर होगा, और जब आप उसको फील्ड प्रोवाइड करोगे तो या तो अलाइन होगा या अपोज करेगा। दो ही तरीके का रोटेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो कुछ अलाइन करेगा कुछ अपोज करेगा। ठीक है, जो अलाइन कर जाते हैं उसको कह देंगे बीटा स्पिन, जो अपोज कर जाएंगे उसको कह दो क्या, अल्फा स्पिन। ठीक है, इस तरीके से होता है, हर चीज का स्टैंडर्ड लगा देते हैं, उसमें भी पीक दिखाई देती है ऐसे, समझ गए। इसके ग्राफ भी ऐसे आते हैं। नीचे होता है केमिकल शिफ्ट, क्या होता है इंटेंसिटी, और यहाँ पे क्या होती है आपकी मैग्नेटिक। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे रोटेशन चेंज होगा, और हर मॉलिक्यूल का यहाँ पे भी रोटेशन कैसा होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई क्या क्या कर सकते हो वो समझ लो, सीधी सीधी बात। यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। दूसरा आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो यहाँ से, तो अननोन कंपाउंड। वो भी कर रहा था ना। हाँ, पर आईआर फंक्शनल ग्रुप बता रहा था, खाली एनएमआर से काम नहीं होगा। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो आपको साथ में आईआर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनएमआर स्ट्रक्चर तो बता देगा कि एरोमेटिक है कि साइक्लिक है कि लीनियर है, उससे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा। उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। वही तो। कौन सा, एमआरआई? हाँ, एमआरआई कोई नहीं आवाज कंफर्म है। एमआरआई सिमिलर कॉन्सेप्ट पे करते हैं, पर एमआरआई में क्या करते हैं अपन, वाटर के स्पिन को यूटिलाइज करते हैं, वो एमआरआई पे करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ठीक है, एमआरआई में वाटर के स्पिन को यूटिलाइज करते हैं। हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होती है ना, वही तो बोले तो उस टाइम वो H2 हाँ, तो वो एनएमआर में बोला ना, कंफ्यूज हो गई, एमआरआई बोल रहा। तो यहाँ पे वाटर नहीं लेते सीधा, यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, तो यहाँ पे अपन लेते हैं ड्यूटरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ड्यूट्रॉन सबको पता है ना, अरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोला कि ड्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, एक न्यूट्रॉन पहली बार सुना। अरे भाई H1 H2 H3 ये पढ़ा है। ये कहलाता है प्रोटॉन, हाँ ये न्यूट्रॉन, और ये होता है ट्रीटियम या ट्राइटॉन, ऐसा कुछ कहते हैं, ट्रीटियम होता है शायद, है ना, ट्रीटियम कहते हैं इसको। तो ये ड्यूट्रोनेटेड मतलब H2 वाला यूज करते हैं, इसके अंदर H2O यूज नहीं करते, सीधा सीधा वाला ड्यूटरेटेड यूज करते हैं, अलग अलग वाला। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होता है, स्ट्रक्चर पता लगा सकते हो। केमिकल शिफ्ट के बेसिस पे अपन क्या पता लगाते हैं कि किस कंपाउंड का कैसा स्ट्रक्चर है, शिफ्ट अलग अलग जाता है। ठीक है, एरोमेटिक है तो अलग जाएगा, लीनियर है तो अलग जाएगा, ये सब भी स्टैंडर्ड से निकल आता है। ठीक है, आपको मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि कब कौन सी टेक्निक यूज करोगे, समझ में आया, और यूवी से कॉन्सेंट्रेशन निकालने को आता है। ठीक है, और आईआर से बेसिक आते हैं फिंगरप्रिंटिंग रीजन क्या होता है, फार क्या होता है, नियर क्या होता है। ठीक है, ये सारे वहां से आ जाते हैं। कभी फिल इन द ब्लैंक भी पूछ लेते हैं, आप पूछ लेते हैं ना, तब तुम भर देना, फिर अंदर लाइन पूछेंगे तो। ठीक है, श्योर, बहुत है इतना इससे ज्यादा पढ़ लोगे तो तुम नहीं, वो तो अभी भी ज्ञानी हो जाओगे, है ना हिमांशु? नहीं, जरूर छोड़ो, तो पूरा एनएमआर पे क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। चलो अब अपन ना कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं इसके, एक सेकंड दो मुझे बस। ठीक है, ट्रांसमिटिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग तो व्हेन बर्र-लैम्बर्ट लॉ में ये पढ़ा है, पढ़ा दिया सब मैंने। कमेंट करो, ये बर्र-लैम्बर्ट लॉ का है बताया, बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्यों पढ़ा दिया, प्रोटीन भी पढ़ा दिया था। नहीं
नहीं पढ़ा है। सब पढ़ा दिया, बकवास है, ऐसा हो ही नहीं Tricky सकता। questions करने हैं मुझे। हाँ, Simple question। सिंपल क्वेश्चन करने दो उनको। The technique that involves impacting चलो 5-6 क्वेश्चन करते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? ये क्या उसके तो क्वेश्चन निकल रहा है। क्या है ये? तो रहा हाँ तो बहुत सारे हैं। ए से एम से बनानी पड़ेगी। आईआर ये रहा, ये यूवी विजिबल, तो वही है। सब करवा दिया मैंने एक बार, तो इससे करवाऊंगा तुमसे। पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन रिकॉर्डेड है, ये देखना तुम, सब प्रैक्टिस करवाई है। ये तो खाली कल तो मैं उस पे लगा रहा था बायोकेमिस्ट्री, आपने बोला था टेस्ट है तो हाँ तो है ना, टेस्ट है क्लास के बाद। कांस्टेंट निकालने में टाइम चला गया मेरा, 2 बज गए। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन लगा लो स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो मुझे भी समझ में आया, तुमको कितना समझ में आया। ये देखो, which of the following wavelength range is associated with UV spectroscopy? तो याद रखने वाली चीज है। ये तुमको याद नहीं होगा। हाँ, ये बताओ, which of the following frequency range is known as fingerprinting in IR? ये बताओ। 1500 से या तो 667 1500 से -67 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन में ही नहीं है ये तो। हाँ मतलब नियर बाय ऑप्शन दोगे ना, फिर नहीं आ रहा सीधा सीधा ऑप्शन दो। हाँ, हाँ, दिखाओ तो। मैं ही भूल के कहाँ चला गया। हाँ ये रहा 1400 to 900 सेंटीमीटर। 1400 से 900 है ना, तो रफली नियर रीजन बताओगे। Which of the following cannot be property of gas chromatography? आई डोंट नो, पढ़ी नहीं करूँ तो गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ाई है। तो मेरा थोड़ा छूटा हुआ है, इतना काम तो दे देते हो क्या क्या। अरे तो बोलो बोलो, गुजल क्या बोल रहे हो? नीरज बेवकूफ। सीएडी कलर वाला कौन बोल रहा है? 1 2 नीरज। नहीं मैम, उसका नाम नीरज नहीं है, डी तिलक वर्मा। ये 5 डी ये गैस क्रोमेटोग्राफी से कौन सा कलर ढूंढ लिया तुमने गैस क्रोमेटोग्राफी में? नहीं आता। वोलेटाइल समझाया था कि वोलेटाइल कंपाउंड होता है, क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर होता है, तो नाम से निकला था पहली बार, थोड़ी ना सब में कलर ढूंढता रहेगा बेचारा। ठीक है, तो वो कलर एस्टिमेशन नहीं होता भाई, इसके अंदर ड्रग एस्टिमेशन हो जाता है, रॉ मटेरियल कैरेक्टराइज हो जाता है, और आप एनएसिड इन्फ्यूजन पता लगा सकते हो, इंट्रावेनस गैस से पता लगा सकते हो। ठीक है, हो गया तुम्हारा, तो तुमने खतरनाक काम किए हैं। चलो ये वाला करो, आईआर वाला, देखिए कि तुम कितने अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉल्स पता लगाना है, फॉल्स। अब ऑप्शन बता दिया मैंने इसके अंदर करेक्ट, पर ठीक है चलो पढ़ तो लो, क्वेश्चन तो पढ़ लो। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो आईआर इंड्यूस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, आईआर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देता है क्या? फॉल्स बताना है क्या? सी ऑप्शन फॉल्स बता रहे हो। आईआर कौन सा ट्रांजिशन देता है? वाइब्रेशनल देता है। आईआर पीक इंटेंसिटीज आर रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास, ऐसा होता है क्या? नहीं, मॉलिक्यूलर मास किससे रिलेटेड होगी? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। यहाँ पे पीक किससे रिलेटेड है? एब्जॉर्बेंस से, है ना? ठीक है, और एब्जॉर्प्शन किससे रिलेटेड? वाइब्रेशन ऑफ बॉन्ड। फिर मोस्ट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब इन कैरेक्टरिस्टिक रीजन ऑफ आईआर, सही बात है ना? फंक्शनल ग्रुप एब्जॉर्ब करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक रीजन फिंगरप्रिंटिंग सेम है। ईच एलिमेंट एब्जॉर्ब एट कैरेक्टरिस्टिक, हर एलिमेंट एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं, बॉन्ड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है यहाँ पे।
तो इसीलिए फॉल्स कौन से हो गए, ए बी और डी, और राइट कौन सा होगा, खाली आपका सी। ओके, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आपको यूजुअली आएंगे। ओके 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 ओके, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको आ सकते हैं, समझ गए? बाकी क्वेश्चन ग्रुप में डाल देती हूँ मैं। लोग याद नहीं रहेगा।